तो पिछले दिन हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का पहला लेसन का कुछ VBI प्रश्न देखे थे। उसी का आज पार्ट 2 है, जिसमें हम और ही बेहतर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ को विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सर कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 जीव का नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला जीव है जू, लीच, मशरूम, इनमें से कोई नहीं। तो बोलता है, इन चारों में से कौन सा जीव जो है अपना भोज्य पदार्थ को विघटन शरीर का बाहर ही कर देते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं। तो ऐसा गुण जो है बाबू किस जीव में पाया जाता है, तो याद रखना मशरूम में। ठीक है, मशरूम एक तरह के ऐसे जीव हैं, ठीक है, जो अपने भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है। बहुत ही VBI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत VBI बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि अमीबा अपने भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है। तो याद रखिएगा जो बाबू, अमीबा अपना भोजन जो है सर हमेशा किसकी सहायता, क्या सर मुख की सहायता से पकड़ता है, या खाद्य रिक्तिकाओं से पकड़ता है, या कुटपात की सहायता से पकड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सर कुटपात की सहायता से पकड़ता है। किसकी सहायता से, कुटपात की। याद रखिएगा, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है, कुटपात। और इंग्लिश में इसको सीडोपोडिया बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पैरामीशियम एक जीव है। पैरामीशियम एक तरह का कैसा जीव है सर, तो याद रखिएगा, पैरामीशियम एक तरह के एक कोशिकीय प्राणी भोजी जीव है। ठीक है, जिसके बाहरी शरीर के ऊपर, ठीक है, रोम जैसा संरचना होता है, जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, पैरामीशियम कैसा जीव है सर, तो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगर पूछे ठीक है कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है सर, तो पैरामीशियम स्लीपर आकार के होते हैं, चप्पल आकार के। याद रखिएगा कैसा बाबू, तो जो है चप्पल आकार का होता है। कौन, पैरामीशियम। याद रखिएगा, पैरामीशियम कैसा होता है सर, चप्पल आकार का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मांसाहारी की क्षुद्रांत होती है। बोलता है कि मांसाहारी का क्षुद्रांत होती है। क्षुद्रांत कल भी बताए थे, क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है बाबू, ठीक है, स्मॉल इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन, छोटी आंत। क्या होता है बाबू, ठीक है, छोटी आंत। याद रखना, क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है, छोटी आंत। तो बोलता है मांसाहारी की क्षुद्रांत होती है, या मतलब कहे कि है, ठीक है, कि जो होते हैं बाबू मांसाहारी जीव होते हैं, उनमें छोटी आंत कैसे होती है सर, क्या लंबी होती है, ठीक है, या छोटी होती है, या विशालकाय होती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है हमेशा क्या होती है, छोटी। ठीक है, शाकाहारी जीवों की अपेक्षा मांसाहारी जीवों में छोटी आंत क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी की क्षुद्रांत क्या होती है। तो इसलिए बात है, जब मांसाहारी की छोटी तो शाकाहारी क्या हो जाएगी, लंबी। अगले प्रश्न को चलते हैं। बोलता अगला, पाचन तंत्र का सबसे वृहत अंग है। पाचन तंत्र का निम्नलिखित में कौन जो है सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है। वृहत मतलब सबसे बड़ा। तो क्या सर, आमाशय सबसे बड़ा है, अग्नाशय बड़ा है, या यकृत बड़ा है, या पित्ताशय। तो हम सभी को जानते हैं सर कि पाचन तंत्र का सबसे वृहत अंग कौन है, तो यकृत। कौन है बाबू, यकृत। याद रखिएगा, लीवर। ठीक है, पाचन तंत्र का सबसे वृहत अंग कौन है, यकृत, जिसका वजन पिछले क्लास में बताया था 1.5 kg होता है। और यकृत से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में किस अंग के पास, ठीक है, पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, ठीक है, रीजनरेशन पावर होता है। तो याद रखिएगा, लीवर के पास। इसको अगर हम मान लेते हैं ये लीवर है, क्या है सर, ये लीवर है। ठीक है, मान लिया अगर इसको हम चाकू से आधे हाथ काट देते हैं तो ये अपने आप को पुनः निर्माण कर लेगा। याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एडिनोसिन डिफॉस्फेट, या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पायरुवेट, या ग्लूकोज। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में किसे सेल की ऊर्जा, ठीक है, पावर ऑफ सेल के मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो सर पावर ऑफ सेल सबसे पहले किसे कहा जाता है, तो सर माइट्रोकॉन्ड्रिया। किसको कहा जाता है सर, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, जिसमें किसका निर्माण होता है, तो याद रखिएगा ATP। किसका निर्माण होता है, ATP। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो याद रखिएगा, ठीक है, पूछे एग्जाम में निम्न में किसे सेल ऊर्जा के रूप में, मुद्रा के रूप में माना जाता है। तो याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
किडनी का कार्य नहीं है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा बाबू, किडनी का कार्य नहीं है। तो पहला कार्य है बाबू रक्तचाप का विनिमय, रक्तचाप का विनियमन। क्या सर रक्तचाप का विनिमयन करता है किडनी? बिल्कुल सही करता है। रक्त का निस्पंदन ये भी करता है सर। आयनों का सांद्रतन विनियम ये भी करता है। किडनी का कार्य जो नहीं है वो एंटीबॉडी का स्राव, एंटीबॉडी का स्राव ये किडनी का काम नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या सही हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव में किडनी किस प्रणाली की हिस्सा है? पूछा गया है कि मानव में किडनी किस प्रणाली की है। क्या सर किडनी पोषण से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित या परिवहन से? तो हम सभी को जानते हैं बाबू कि किडनी एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। कौन अंग है बाबू? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है सर? तो किडनी है। याद रखिए जिसका आकार कैसा होता है सर? सेम के बीच के आकार के होते हैं, कुछ इस तरह से, सेम के बीच के आकार के जैसे ऐसा होता है किडनी हमारा। यस सर, हमारा किडनी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर में कितने किडनी पाए जाते हैं? 2 किडनी पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में कौन ले जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि हमारे लंग्स से जब रक्त ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाते हैं, तो निम्नलिखित कौन से नली है, जो कौन सा अंग नली है, ठीक है, जो कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त को दिल में ले जाता है? तो याद रखिएगा बाबू ऐसा कुछ कौन करता है सर? तो ऐसा बाया अलिंद करता है। कौन करता है? बाया अलिंद। ठीक है, हम इस पूरी तरह से क्लास में बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब कर दिए हैं, बहुत बढ़िया समझा दिए हैं। ठीक है, तो एक बार नोट कॉपी भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस विटामिन के कारण रक्त के थक्का जमने में देरी होती है? किस विटामिन की कमी के कारण रक्त के थक्का जमने में देरी होती है? विटामिन ए के कारण सर, विटामिन बी के कारण, या विटामिन सी के, या विटामिन के के? तो याद रखिएगा विटामिन के के कारण। किसके कारण? विटामिन के के कारण जो बाबू रक्त के थक्का जमने में हमेशा देरी होता है। याद रखना विटामिन के अगर किसी व्यक्ति में कमी हो तो उसमें रक्त की थक्का जमेगा नहीं जल्दी, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा जल्दी। ठीक है सर, पूछेगा विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग कौन है? तो विटामिन ए के कमी से सर रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है बाबू? रतौंधी, जिसमें शाम होते ही व्यक्ति को दिखना क्या हो जाता है? बंद होता है। विटामिन बी के कमी से सर विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। और विटामिन सी से अस्कैरिक। विटामिन सी से क्या होता है? अस्कैरिक। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, समय पर रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधे उपयोग करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा उपयोग करता है? मतलब कहे के मतलब ये है बाबू कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? क्या सर? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल की आवश्यकता पड़ती है, इनमें से सभी? तो बताओ, नाम से ही पता चल रहा प्रकाश संश्लेषण, तो बिना प्रकाश का संश्लेषण होगा सर? तो प्रकाश की तो आवश्यकता पड़ेगा सर। अब प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब प्रकाश को अवशोषित करने वाला कोई रहेंगे। तो सर प्रकाश का अवशोषित कौन करता था? क्लोरोफिल करते हैं सर। एक तरह के हरा वर्णक है जिसके कारण पेड़ पौधे का पत्ती क्या रहता है? हरा रहता है सर। और CO2 और जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये सब इनमें से सब क्या हो जाएंगे? सभी पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हृदय के दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिनिकाओं का नाम क्या है? तो याद रखिएगा जो हृदय के दीवार को, ठीक है, पोषण करती है उस रक्त वाहिनी को हम लोग बाबू, ठीक है, कोरोनरी धमनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनियां। हृदय के दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिनिकाओं को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनियां। यही जो है हृदय के रक्त को, ठीक है, पोषण देता है, जिसके कारण हृदय के रक्त लगातार काम करते रहते हैं। तो कौन सा धमनी सर? कोरोनरी धमनियां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन सा प्रकाश प्रभावी है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश प्रभावी है? ये 2025 बोर्ड के लिए मान लीजिए VVI क्वेश्चन से हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आए बाबू, तो ध्यान में रखना। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, निम्न में कौन सा प्रभावी प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन सा प्रकाश प्रभावी है? किस रंग का प्रकाश? क्या सर लाल रंग का प्रभावी होता है, या पीला रंग का, नीला रंग का, हरा रंग का? तो आप लोग सब सोच रहे होंगे सर पीला ऐसा, ठीक है, तो ऐसा कोनो बात नहीं है सर। कौन सा रंग का सबसे अधिक, मतलब कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो याद रखिएगा लाल। कौन सा? लाल रंग का। अगला प्रश्न है, और ये स्टार्च या मंड पर आयोडीन का विलयन डालने पर स्टार्च या मंड का रंग कैसा हो जाता है? क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, स्टार्च या मंड पर जब आयोडीन का विलयन डालते हैं तो स्टार्च का रंग कैसा हो जाता है? तो याद रखिएगा सर स्टार्च का जो रंग हो जाता है, ठीक है, ब्लू या ब्लैक, नीला या काला हो सकता है। कैसा? नीला या काला, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
एक लड़का रात में नहीं देख पाता है, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, एक लड़का जो है रात में नहीं देख पाता है, आप उसे किस विटामिन लेने का सलाह देंगे? क्या सर आप कैल्सीफ्रोल विटामिन लेने, कैल्सीफ्रोल कहते हैं विटामिन डी को, याद रखिएगा कैल्सीफ्रोल किसको कहते हैं? विटामिन डी को, ठीक है। तो क्या सर आपको विटामिन डी को आप लेने की सलाह देंगे, या टोकोफेरॉल लेने की सलाह देंगे, या विटामिन रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा रेटिनॉल विटामिन ए के, या राइबोफ्लेविन लेने की सलाह देंगे? तो याद रखिएगा जबकि बच्चा रात में नहीं देख पाता है अर्थात वो किस रोग से ग्रसित है सर? तो रतौंधी रोग से ग्रसित है। किससे? रतौंधी रोग से ग्रसित है, जिसमें व्यक्ति के शाम होने से मतलब रात होने से पहले ही उसको दिखना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लड़कों को हम लोग विटामिन ए की सलाह देंगे, विटामिन ए के। पूछता है एग्जाम में निम्नलिखित में किस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो याद रखिएगा गाजर में। किसमें बाबू? गाजर में विटामिन ए की बहुत ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, श्वसन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कोशिकीय श्वसन, पहला बोलता ऑप्शन, कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मोचित होती है, वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा मोचित होती है, इनमें से सभी। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सही होगा? तो सर हमको तो लगता है इनमें से सभी सही होंगे, क्योंकि सर कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा के अवशोषण होता है, बहुत सर होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन पथ जो है ऑक्सीजन पर निर्भर करता है सर, बिल्कुल सर, वायवीय श्वसन जो पथ है ऑक्सीजन पर ही निर्भर करता है। और अगला जो है अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा मोचित करता है, बिल्कुल अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा मोचित करता है। तो इनमें से सभी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमाशय से आने वाली भोजन होती है, मतलब जो भोजन अमाशय में आ गई है, ठीक है, उसके बाद जो नीचे जाएगी भोजन वो कैसा होगा? तो सर अमाशय में कोची रहता है बताइए? तो सर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, और जब भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रहेगा वो मिल जाएगा, तो बेसिकली बात है कि अमाशय से आने वाले भोजन कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय, याद रखिएगा, ठीक है। अमाशय से आने वाले भोजन कैसा होता है सर? तो अमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस में कोई एंजाइम नहीं होता है? निम्नलिखित में किस में कोई एंजाइम नहीं होता है सर? क्या सर पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, अमाशय रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, या लार में कोई एंजाइम नहीं होता है, या अग्नाशय रस में? तो याद रखिएगा बाबू, सर अमाशय रस में भी होता है, अग्नाशय रस में भी एंजाइम होता है, और यहाँ तक कि लार में भी एंजाइम होता है। तो सर किस में एंजाइम नहीं होता है? तो किस में? तो याद रखिएगा पित्त रस में एंजाइम नहीं होते। किस रस में बाबू? पित्त रस में। अब एग्जाम में पूछेगा पित्त रस किसका पाचन करता है? तो याद रखिएगा ये जो है वसा के पाचन में भाग लेते हैं। कौन? पित्त रस जो है किसके पाचन में भाग लेते हैं? वसा के। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में किस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं? तो पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं बाबू, ठीक है। और पित्त रस किसको पाचन में भाग लेते हैं सर? तो वसा के पाचन में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, मतलब किस परिस्थिति में पौधों के वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी? वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब क्या सर? मतलब कि पेड़ पौधे जो है अपने शरीर से जल वाष्प कब निकाल सकते हैं ज़्यादा? अपने शरीर से कब जो है जल वाष्प ज़्यादा निकालते हैं? ठंडी और नम हवा में, गर्म या आर्द्र हवा में, या गर्म और शुष्क हवा में? तो याद रखिए बाबू, बताओ जब मौसम ठंडा रहेगा, नम रहेगा, तो क्या पेड़ पौधा वाष्पोत्सर्जन की उतना क्रिया कर पाएंगे? नहीं सर। मौसम गर्म रहेगा और आर्द्र रहेगा तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बोल रहा है तो क्या मौसम गर्म है लेकिन हवा कैसा है? आर्द्र है, हवा उतना गर्म नहीं चल रहा है, ठीक है। और 55 सी बोलता है कि गर्म और शुष्क हवा, मौसम तो गर्म है ही है, बहुत ही सूखा हवा चल रहा है। तो इसमें इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत अधिक होती है। पेड़ पौधे में किस परिस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है बाबू? तो जब सर मौसम गर्म हो और हवा शुष्क हो, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरक निम्न में कौन है? ठीक है, हमारे जैविक प्रणाली में, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया के उत्प्रेरक निम्न में से कौन है? कौन जो है सर उत्प्रेरक के रूप में काम करता है? कैटलिस्ट। उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कौन जो है कैटलिस्ट के रूप में काम करता है? क्या सर हार्मोन, या विटामिन, एंजाइम, या हार्मोन या एंजाइम दोनों, ठीक है। तो ऐसे तो है, ऐसे जो मेन जो है, ठीक है, याद रखिएगा एंजाइम जो है हमारा जो है रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। थोड़ा बहुत हार्मोन्स भी करता है, लेकिन इसका पूरी तरह सही हो जाएगा एंजाइम, ठीक है। जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रियाओं उत्प्रेरक निम्न में से कौन करता है बाबू? तो एंजाइम करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लंबी दूरी तक दौड़ने के बाद, 57 नंबर क्वेश्चन है कि लंबी दूरी तक दौड़ने के बाद पैर की मांसपेशियां ऐठन होने लगती है। पैर की मांसपेशियां में ऐठन होने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है सर?
क्योंकि सर जब हम लोग बहुत ज़्यादा शरीर काम कर देते हैं तो हमारे मांसपेशियों में क्या सर लैक्टिक एसिड बनने से होता है, एसिटिक एसिड बनने से होता है, ऑक्जेलिक एसिड बनने से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब लंबी दूरी दौड़ने पर हमारे मांसपेशियों में ऐठन लगती, किसके कारण सर, हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाने के कारण, किसके कारण लैक्टिक एसिड बन जाने के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बोलता है कैल्सीफ्रोल है, अभी पिछले ही बताए, तुरंत पिछले प्रश्न ही बताएं कि कैल्सीफ्रोल क्या है। तो सर क्या विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो कैल्सीफ्रोल सर विटामिन कौन है बाबू, विटामिन डी है, याद रखिए कैल्सीफ्रोल कौन है, विटामिन डी। अगला प्रश्न बोलता है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, निम्नलिखित में कौन सा जो है रक्त का घटक ऑक्सीजन के परिवहन के लिए मतलब घटक है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, कौन, ठीक है, क्या सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या इनमें से सभी। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो जिम्मेदार रक्त का घटक है बाबू, याद रखिएगा कौन कौन है सर, तो आरबीसी, फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, याद रखिएगा, लाल रक्त कणिका या कोशिका बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, ठीक है, कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीजन के कारण कितने एटीपी का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाता है तो उससे कितने एटीपी के निर्माण होता है सर। ऑप्शन ए 20 है, 36, 38, 40, बताइए। तो याद रखिएगा बाबू, ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीजन के कारण 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना सर, याद रखिएगा 38 एटीपी, कितना 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, ठीक है, एक सामान्य अवस्था में बाबू, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बीपी होता है सर कितना, तो 120/80, 80/120, 160/180 या 100/160। तो याद रखिए कितना होता है बाबू, तो सर 120/80, 120/80 सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, 120/80, ठीक है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बेझिझक कमेंट में बताइए, ठीक है, उसको और बेहतरीन तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को जो भी दिक्कत होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।